कुछ पन्ने आज पलटने को जी चाहता है, कुछ पन्ने आज पलटने को जी चाहता है, स्याही में डूब जाने को जी चाहता है। उन यादों के भंवर से अगर निकल जाऊं तो, उन यादों के भंवर से अगर निकल जाऊं तो कलम संग क्रीड़ा करने को जी चाहता है, कलम संग क्रीड़ा करने को जी चाहता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इंदु तोमर। प्रोफेशन से भले ही कानून की किताबें पढ़ती हूं, किंतु हृदय से मैं शब्दों और भावनाओं के बीच ही अपनी कल्पनाओं और यथार्थ के प्रति जीवन को परखती हूं। तो आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन के एपिसोड 2 में हार्दिक अभिनंदन है। संपूर्ण विश्व में आज की हालातों को देखकर कभी कभी मन भी उदास हो उठता है, तो कभी स्वयं के नजदीक रहकर जो दिन प्रतिदिन ज्ञान और अनुभव में बढ़त होती है, उससे चित्त प्रसन्न रहता है और कविताएं सुनने का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं शीतू नागपाल जी, जो दिल्ली से हैं और आप लॉ प्रोफेशन से हैं। आप बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखती हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है शीतू जी आपका। अनिल जी आप बिहार से हैं और आप बहुत अच्छे लेखक हैं। आपकी कृति काव्य कल्पना हम सभी जानते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। गिरिजेश श्रीवास्तव जी, आप एमएनसी में कार्यरत हैं और मुंबई से हैं। आप बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर चेतना भारद्वाज, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, 20 साल का अनुभव है। आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और आपकी किताब प्रिवेंशन इन हेल्थ बहुत ही जल्द प्रकाशित होने वाली है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। और हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे निर्देशक, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विनीत घेरा। कौन नहीं जानता है आपको। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। आप बहुत ही ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ सभी का मार्गदर्शन करते आए हैं। आप बुक राइटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान रखते हैं और आप इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर भी 2014 में रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आजकल बहुत सारी मुश्किलें सुन रही हूँ, जिनमें रिश्तों को लेकर मन में काफी उथल पुथल मच रही है। शीतू जी, आपके क्या विचार है? आपसे निवेदन है कि आप अपनी लयबद्ध पंक्तियों में आज के कार्यक्रम का आगाज करें। शीतू जी। इंदु जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने हिंदी कविता सम्मेलन के लिए मुझे आमंत्रित किया। अपनी कविता का आगाज करने से पहले मैं आपके और अपने ऑडियंस के नाम 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। लगता नहीं है ये आपकी हमारी पहली मुलाकात है, लगता नहीं है ये आपकी हमारी पहली मुलाकात है। आओ इन पलों को इतना यादगार बना दें, ऐसा लगे जन्मों का साथ है। मेरी शायरी पसंद आए ये फरियाद करती हूँ। आप सब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है सच्चा साथी। इंदु जी, पहले मैं थोड़ा सा अपनी कविता के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने ये टॉपिक को क्यों चूज किया। क्योंकि मैं जनरली सोचती हूँ कि जैसे लाइफ में सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी से डिस्कस करते हैं, कभी किसी से डिस्कस करते हैं, और जब हम उनसे सॉल्यूशन लेते हैं, अगर सामने वाला सॉल्यूशन देता है तो हम ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है या मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है,
ये आप नहीं जानते, ये मैं जानती हूँ। अगर हम अपने सर्कमस्टांसेस को अच्छे से जानते हैं तो हम अपने सॉल्यूशन खुद से क्यों नहीं लेते? तो मेरा मानना है कि हमेशा हमारे अंदर एक शक्ति है जिस चीज से हमें हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे मुश्किल घड़ी में भी हमें वो साथ देती है। और वैसे भी हर बार इंसान जब भी मुश्किल में फंसता है तो वो भगवान को याद करता है। तो इसी पे मेरी कविता आधारित है, सच्चा साथी, जिसमें मैंने भगवान को अपना सच्चा साथी माना है। बिल्कुल। जिंदगी में हर किसी को एक साथी की जरूरत है। जिंदगी में हर किसी को एक साथी की जरूरत है। साथी अगर सच्चा हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। किससे करे हाले दिल बयां, किससे करे हाले दिल बयां, किसी के पास रही ना इतनी फुर्सत है। हर कोई बनना चाहता है उसका साथी, हर कोई बनना चाहता है उसका साथी, जिसके पास खूब सारी दौलत और शोहरत है। हमें तो मिला ना कोई सच्चा साथी, हमें तो मिला ना कोई सच्चा साथी, इसलिए कि खुदा से मोहब्बत है। पूछती हूँ आपसे मैं, पूछती हूँ आपसे मैं, क्या खुदा से दोस्ती करना औरों से तिजारत है? हमने तो खुदा को अपना साथी बनाया, हमने तो खुदा को अपना साथी बनाया और उसकी हमें जरूरत है। आंधी हो तूफान हो, आंधी हो तूफान हो, उसने दिया हर पल साथ मेरा, उससे ना रही कभी कोई शिकायत है। मांग लेगा जब भी जान मुझसे, मांग लेगा जब भी जान मुझसे, हंसकर दे देंगे उसको, उसकी इसे इजाजत है। समझ सका ना इंसान उसे, समझ सका ना इंसान उसे, शिकायत करना तो हम इंसानों की आदत है। हमारा तो वही है सच्चा साथी, हमारा तो वही है सच्चा साथी, हमें तो हो गई उसी से मोहब्बत है। जो मांगा सब दिया, जो मांगा सब दिया, ये तो उसकी हम पर इनायत है। नींद में भी रहता है साथ मेरे, नींद में भी रहता है साथ मेरे, सपना नहीं कोई हकीकत है। यही मांगती हूँ खुदा से, यही मांगती हूँ खुदा से, साथी बनकर रहना मेरे, साथी बनकर रहना मेरे, जब तक ना आए कोई कयामत है। अपना समझकर, अपना समझकर देते तुमको भी एक हिदायत है। हौसले बुलंद कर लो इतने, हौसले बुलंद कर लो इतने, और बना लो खुदा को सच्चा साथी, फिर ना पड़ेगी किसी और साथी की जरूरत है। देख लेना, देख लेना, जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, एक नए एहसास का अनुभव करोगे, फिर लगेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद। इस कविता के माध्यम से मैं सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि भगवान को ही अपना सच्चा साथी समझिए। अगर हमने भगवान को सच्चा साथी बना लिया तो फिर ना पड़ेगी किसी और साथी की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। शितू जी, भगवान को याद करना तो सबके लिए एक बहुत ही बड़ी जरूरत है ये, और हर सुख में भी अगर हम उसको याद कर लें तो मेरे ख्याल से दुख में याद करने के लिए अलग से हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक और मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जब हमारी बात हो रही थी तो एक प्यार को लेकर के भी एक अफसाने की बात हो रही थी, तो मैं आपकी वो कविता भी सुनना चाहूंगी और हम सभी आपके लिए वो निवेदन करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा इंदु जी, जिंदगी का सिलसिला भी कितना अजीब होता है।
मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मुझे लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई तो जो हमारे इंटरेस्ट, जो हॉबीज होती है, उनको तो एक पॉज लग जाता है। तो जी अब ये डॉक्टर विनीत खेरा, जो जिनकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, गुरुकुल पब्लिशर के ऑनर है, जो उन्होंने उस पॉज को प्ले कर दिया, तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। ठीक है, तो अब मैं अपनी कविता अफसाना प्यार का सुनाना चाहूंगी। ठीक है, जी बिल्कुल। जो मेरे दिल के ख्याल थे उन्हें ही मैंने शब्दों में सजाया है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी का सिलसिला भी कितना अजीब होता है, जिंदगी का सिलसिला भी कितना अजीब होता है, धोखा हम उन्हीं से खाते हैं जो हमारे करीब होता है। हमने अपने तमाम लम्हे जिनके नाम कर दिए, हमने अपने तमाम लम्हे जिनके नाम कर दिए, वो हमें एक पल का सपना दिखाकर हमसे दूर चल दिए। पता भी ना चला, पता भी ना चला वो पल कैसे गुजर गया, हम वहीं खड़े रहे और वो हमें दोस्ती का फलसफा समझाकर चल दिए। हम उनके करीब हैं, हम उनके करीब हैं, इतना काफी तो नहीं हमारे लिए, हमने भी अपनी नींदें उड़ाई हैं जनाब सिर्फ तुम्हारे लिए। एक अजीब सी कहानी है, एक अजीब सी कहानी है मेरे प्यार की, एक अजीब सी कहानी है जो हमको याद जुबानी है, कभी पास बैठो हमारे तो तुमको भी सुनानी है। पागल सी हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में, पागल सी हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में, पर तुमने हमारी कदर नहीं जानी है। कैसे भूल जाए तुम्हें, कैसे भूल जाए तुम्हें, ये बचपन का प्यार है, कैसे भूल जाए तुम्हें, ये बचपन का प्यार है, तुम्हारे बिना जीना गवारा नहीं, सब कुछ दुश्वार है। कितने दूर निकल गए, कितने दूर निकल गए तुमसे रिश्ता निभा के, खुद को खो दिया हमने सिर्फ तुम्हें अपने दिल में बसा के। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, हमें तो लगता है हम दर्द छुपाते बहुत हैं। मालूम है मोल नहीं है मेरे प्यार का, मालूम है मोल नहीं है मेरे प्यार का, फिर भी कह देती हूँ तुमसे, तुम्हें हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखूंगी, अपने लफ्जों की शायरी में बसा कर रखूंगी। तो ये मेरी कविता थी अफसाना प्यार की। बहुत ही खूबसूरत विचार हैं आपके, और बिल्कुल अंदर डेप्थ ये तक यंग आपने। टाइम की, ये यंग टाइम की है, इसका अभी का मतलब नहीं, यंग तो हम सभी आज भी हैं। आज भी यंग ही है, मैं भी ये कहने वाला था। क्योंकि ये जो दिल है ना, ये यंग होना बहुत जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने शीतू जी, बहुत बहुत बधाई है आपके लिए। और अब हम चलते हैं अनिल जी की तरफ। इंदु जी, आपसे अलविदा लेते मैं 2 लाइन आपके नाम और ऑडियंस के नाम और कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता नहीं है हमने अपना हाले दिल बयां कर दिया, लगता नहीं है हमने अपना हाले दिल बयां कर दिया, पता भी ना चला ये वक्त कैसे गुजर गया। हम आपको याद आए ये फरियाद करेंगे, आप हमें बार बार बुलाएं, हम आपसे मिलने का इंतजार करेंगे। क्या बहुत बात बहुत है, धन्यवाद। ये तो बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। और ये बहुत ही खूबसूरत आगाज के साथ अभी हम अनिल जी की तरफ चलते हैं। अनिल जी, आप मैं एक बात याद कर रही थी कि जो अभी हमने प्रेम की बात की, सच्चे साथी की बात की, और मेरे ख्याल से गीता में भी हमें जो कृष्ण भगवान ने जो पूरे कर्तव्य के लिए और पूरे संसार को जो उपदेश दिए हैं कर्म के लिए, वो उपदेश देते देते हमने एक चीज जरूर सीखी कि कृष्ण भगवान भी प्रेम के लिए कितना कुछ कर जाने के लिए कहते थे। तो मैं आपसे जो आपकी काव्य कल्पना जो बहुत ही सुंदर कृति है, उसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रेम के प्रति, उस गीता के प्रति आप अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस माहौल को और सुरमय बनाएं।
जी नमस्कार। इस हिंदी कवि सम्मेलन एपिसोड 2 के आयोजक आदरणीय डॉक्टर विनीत गेरा सर, जो गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद के डायरेक्टर कम चेयरपर्सन हैं, और इस ऑनलाइन मंच का संचालन कर रही आप श्रीमती इंदु तोमर जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे यह सुनहरा मौका मेरे नसीब किया। मैं धन्यवाद देने के साथ साथ आभार प्रकट करता हूं अगेन एंड अगेन। और इस कवि सम्मेलन में मेरे साथ शिरकत ले रहे सभी कवि मित्रों को भी मेरा नमस्कार है। मैं चाहूँगा अपनी 4 पंक्तियाँ का आगाज तरन्नुम के साथ करूं, सुनिएगा। मैं लिखता हूँ कविता, मैं लिखता हूँ कविता, लिखी कब कहानी है। मैं लिखता हूँ कविता, लिखी कब कहानी है। दुनिया की ऊंची दीवारों ने, दुनिया की ऊंची दीवारों ने दिल की कब मानी है। दुनिया की ऊंची दीवारों ने दिल की कब मानी है। गौर करेंगे, इश्क कभी हुआ नहीं, इश्क कभी हुआ नहीं, बदनाम मेरी जवानी है। इश्क कभी हुआ नहीं, बदनाम मेरी जवानी है। मैं लिखता हूँ कविता, लिखी कब कहानी है। मैं लिखता हूँ कविता। अब मैं उस कविता पे आ रहा हूँ जिस कविता की फरमाइश आदरणीय इंदु मैडम ने की है। सुनिएगा। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो तो फल मिलेगा, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो, अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये गीता दर्शन कहता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये गीता दर्शन कहता है। प्रेम करो, प्रेमी की चिंता सदा करो, ये सच्चा प्रेमी कहता है। प्रेम करो, प्रेमी की चिंता सदा करो, ये सच्चा प्रेमी कहता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो तो फल मिलेगा, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। अगली पंक्ति है, संसार मोह माया है, संसार मोह माया है, यहाँ कोई प्रेम नहीं पाया है। संसार मोह माया है, यहाँ कोई प्रेम नहीं पाया है। अरे इसीलिए तो अच्छे सच्चे मजनू को, अरे इसीलिए तो अच्छे सच्चे मजनू को तेरा उपदेश नहीं भाया है। संसार मोह माया है, यहाँ कोई प्रेम नहीं पाया है। अरे इसीलिए तो अच्छे सच्चे मजनू को तेरा उपदेश नहीं भाया है। तुम कहते हो अकेले में भी जी लो, तुम कहते हो अकेले में भी जी लो, प्रेम सदा मिलन चाहता है। तुम कहते हो अकेले में भी जी लो, प्रेम सदा मिलन चाहता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो तो फल मिलेगा, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। अब इस कविता की आखिरी कुछ लाइनें हैं।
गौर करेंगे, त्याग वैराग्य उपदेश सब हैं, त्याग वैराग्य उपदेश सब हैं प्रेम को कुचलने के लिए। त्याग वैराग्य उपदेश सब हैं प्रेम को कुचलने के लिए, कोई कहता नहीं प्रेम की राह पर चलने के लिए। त्याग वैराग्य उपदेश सब हैं प्रेम को कुचलने के लिए, कोई कहता नहीं प्रेम की राह पर चलने के लिए। ये सब मिटते हैं मिटाते हैं, ये सब मिटते हैं मिटाते हैं, उजड़ते हैं ये उजाड़ते हैं। ये सब मिटते हैं मिटाते हैं, उजड़ते हैं ये उजाड़ते हैं। प्रेम सदा संवरना चाहता है, प्रेम सदा संवरना चाहता है। गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है, गीता दर्शन और प्रेम दर्शन में भिन्नता है। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है, प्रेम करो तो आशिक कहाँ मिलता है। बहुत ही सही बात बोली है आपने अनिल जी। जी। आजकल प्रेम करने के बाद आशिक नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। और अगली दूसरी कविता है। और हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि इतना अच्छा लग रहा है सुनते सुनते। तो आज, लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें क्या मिलता है मैं वो जानना चाहती हूँ। जी जी, अभी बिल्कुल आप मैडम सही फरमा रही हैं कि जिस दौर से अभी हमारा देश और पूरा विश्व गुजर रहा है, और उसमें खास करके रोजगार की समस्या बहुत ही एक विकट समस्या बनकर खड़ी है हम लोगों के सामने। तो उस स्थिति में कुछ की जो नौकरियां जो कर रही थी उनकी नौकरियां भी छीनी जा चुकी हैं, और कुछ रोजगार की तलाश कर रहे हैं जो जिन्हें रोजगार नहीं मिला है। तो वो गम के मारे बेचारे जो युवा हैं, अपने घर परिवार का जो है जो बंदोबस्त करने के लिए, चलाने के लिए, उनके सामने एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है। तो जब इंसान समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, अनेक समस्याएं एक साथ उन्हें घेर लेती है, तो वह अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को कम करने के लिए, मिटाने के लिए एक कल्पना, एक गलत कल्पना भी कर बैठता है, जो इसे नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में। इसी संदर्भ में मैं इस कविता में उन सारी बातों को पिरोने की कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे पसंद करेंगे, और हमारे पूरे इस कवि सम्मेलन में का सभी मौजूद हमारे सभी गेस्ट एंड होस्ट सभी पसंद करेंगे। सुनिएगा। एक बेरोजगार इंसान बेरोजगारी की मार जब झेलता है, उस दंश को वह झेलता है, तो वह क्या क्या कल्पना करता है कि मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा, मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा। मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा। मैं अब भी गरीब हूं, मैं तब भी गरीब हूं, मैं अब भी गरीब हूं, मैं तब भी गरीब हूं, क्योंकि मैं पी पी कर रुपया गवाऊंगा, क्योंकि मैं पी पी कर रुपया गवाऊंगा। मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा, जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा। अमीर बनने की मेरी चाहत नहीं, अमीर बनने की मेरी चाहत नहीं, फिर दुख भोगने की भी आदत नहीं। अमीर बनने की मेरी चाहत नहीं, फिर दुख भोगने की भी आदत नहीं। गम में ही जिंदगी गुजर जाए, गम में ही जिंदगी गुजर जाए, मैं खुद को इस तरह बनाऊंगा। गम में ही जिंदगी गुजर जाए, मैं खुद को इस तरह बनाऊंगा। मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा, जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा। अगली पंक्तियां हैं। मुस्कुराएगा जो कोई मुझे देखकर, मुस्कुराएगा जो कोई मुझे देखकर, आंसू मैं उनकी आंखों में भर दूंगा। मुस्कुराएगा जो कोई मुझे देखकर, आंसू मैं उनकी आंखों में भर दूंगा, मगर कभी हंसूंगा नहीं रोने के सिवा, मगर कभी हंसूंगा नहीं रोने के सिवा, क्योंकि रोना तो मेरी जिंदगी है, क्योंकि
रोना ही मेरी जिंदगी है, अरे हंसना तो मेरे लिए दिल लगी है, क्योंकि रोना ही मेरी जिंदगी है, हंसना तो मेरे लिए दिल लगी है। हंसूंगा मैं भी एक दिन, हंसूंगा मैं भी एक दिन, मौत के दिन। ये आखिरी पंक्ति बहुत ही अपने आप में रहस्य छुपाए रखी है। जी बिल्कुल। हंसूंगा तो मैं भी एक दिन, मौत के दिन। हंसूंगा तो मैं भी एक दिन, मौत के दिन, जब मैं भगवान के घर जाऊंगा। हंसूंगा तो मैं भी एक दिन, मौत के दिन, जब मैं भगवान के घर जाऊंगा। मैं शराब भरी एक बोतल खरीदूंगा, जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा, जब मैं पहली बार रुपया कमाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही गहरे चिंतन के बाद ये पंक्तियां आपके जहन से बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम, और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी मुक्तक मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जी बिल्कुल। कि मेरी गजल की काफिया और रदीफ हो। कोई इंसान किसी की जिंदगी में किस तरह उसका एहसान आता है, इसकी जो तुलना शब्दों में नहीं किया जा सकता। जैसे कि मेरे विनीत गेरा सर हजारों मील बैठे दूर, मेरे लिए भी एक ऐसे इंसान है हजारों मील दूर बैठे इंसान, जो मेरे लिए भी अपने दिल में जगह रखते हैं और एक संवेदना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है। और आपके इस निजामत में, आपके संचालन में मैं अपनी कविता को सुनाया और सुना रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है। और इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा फुल लाइफ में याद रखूंगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जब मेरी किताब होगी तो जरूर इसका जिक्र मैं कुछ पंक्तियों में जरूर करना चाहूंगा। कि आज का दिन मेरे लिए खास है कि मेरी गजल की तू काफिया और रदीफ हो, मेरी गजल की तू काफिया और रदीफ हो, ना तू दुश्मन और ना मेरे हबीब हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो आमतौर पे इस अभी के समाज में जो एक दूसरे पे खींचातानी चल रहा है, एक दूसरे पर लोग थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं उसकी गलती है। मैं चाहता हूँ कि अगर लोग अपनी अपनी जवाबदेही, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें, तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें मैसेज के रूप में देना चाह रहा हूँ। मेरी गजल की तू काफिया और रदीफ हो, ना तू दुश्मन और ना मेरे हबीब हो। अरे प्यार से जियो तो जी लूंगा तुझे, प्यार से जियो तो जी लूंगा तुझे। न कभी कहूंगा, न कभी कहूंगा कि मैं राम हूं और तुम रहीम हो। न कभी कहूंगा कि मैं राम हूं और तुम रहीम हो। मेरी गजल की काफिया और रदीफ हो, मेरी गजल की काफिया और रदीफ हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और जहां तक मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात इसमें ढूंढ सकी, वो था कि जब आपने राम और रहीम की दोनों की एक ही बात 4 लाइनों में बोली है, वहीं आपने दोनों भाषाओं का भी मिलन किया है। हिंदू और उर्दू का जो ये मेल राम और रहीम के साथ आपने किया है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको अनिल जी। और जिस तरह जीवन में ये बदलाव आता है, जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरे क्षेत्र में अगर हम कदम रखते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में कैसे अनुभव होते हैं। मैं गिरजेश जी से पूछना चाहूंगी कि आप एक तरफ एमएनसी में हैं और एक तरफ आप कविताएं लिखते हैं, तो ये मशीनों के बाद या उस जिंदगी के बाद इस जिंदगी में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपने अंदाज में। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद। एंड आई एम थैंकफुल टू विनीत सर, आपके संचालन, इंदु मैम के संचालन में हमें ये काव्य पाठ सुनने और करने का मौका मिला है। रियली इट्स अ ग्रेटफुल प्लेटफॉर्म एंड आई एम थैंकफुल। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग करते करते कब कविता का शौक चढ़ गया पता ही नहीं चला। और अपने इस सफर को अगर मैं कुछ लाइनों में कहना चाहूँ तो जैसे बारिश का पानी बिछड़ा है समंदर से, बारिश का पानी बिछड़ा है समंदर से, फिर जा मिलेगा समंदर में।
बारिश का पानी बिछड़ा है समंदर से, फिर जा मिलेगा समंदर में। दरिया में बह के भटकना, दरिया में बह के भटकना शायद लाजमी था। यूं तो हम भी घर से निकले थे शायद रास्ता तय करके। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सांसें जारी है, खेलो घूमो जियो जी भर के। जब तक सांसें जारी है, खेलो घूमो जियो जी भर के। सुबह शाम जन्नत की चिंता अपने बस की बात नहीं। हो सकता है पत्थर की पूजा, हो सकता है पत्थर की पूजा ढोंग है, फिर भी करने दे। कलयुग में साधु बन पाना अपने बस की बात नहीं। बिल्कुल। माता पिता की सेवा कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, इतना बहुत हो जाएगा इस जिंदगी में। माता पिता की सेवा कर ले, इतना बहुत हो जाएगा इस जिंदगी में। ये जात पात मजहब की चिंता अपने बस की बात नहीं। क्या बात। यहाँ वस्त्र हैं काले, मन है काले, आंखों पर काली पट्टी है। यहाँ वस्त्र हैं काले, मन है काले, आंखों पर काली पट्टी है। सच को इंसाफ दिलाना यहाँ अपने बस की बात नहीं। हो जाऊं गर भावुक, हो जाऊं गर भावुक, आंसू खुद ही रो लेते हैं। हो जाऊं गर भावुक, आंसू खुद ही रो लेते हैं। पलकों के पीछे राज छिपाना अपने बस की बात नहीं। पलकों के पीछे राज छिपाना अपने बस की बात नहीं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत Thank you, अच्छे thank you. अंदाज में आपने इसे हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और विनीत सर, मुझे एक और गाना याद आ गया है गिरजेश जी की बात सुनने के बाद में। जाने कहाँ गए वो दिन। मैं हालांकि बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन मुझे वो गाने की वो पंक्ति जो है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ याद आई है। और विनीत सर, मेरे ख्याल से आप जितना अच्छा गा सकते हैं इसको एक पंक्ति में मेरे ख्याल से आप हमें गा करके सुनाएं कि जाने कहाँ गए वो दिन। जी बिल्कुल, गाकर नहीं, हम आपको मेलोडिका पे बजा के सुनाते हैं। इसका बिल्कुल अंतरा सर, बहुत बिल्कुल शानदार है। सर, बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे लिए। थैंक यू। बहुत 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 अच्छे है सर। और लग नहीं रहा है कि अब इस माहौल को यहाँ रोकना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मेलोडी का गाना और कविताएं, सर ये तो बहुत ही अच्छा संगम बन रहा है जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने Thank you. हमारी फरियाद पूरी की। और गिरजेश जी, मेरे ख्याल से आज की इन वर्तमान परिस्थितियों में जो हम पीछे वो दिन छोड़ आए हैं, तो इसके लिए आपकी एक प्रस्तुति है जो मैं दोबारा सुनना चाहूंगी। बिल्कुल। जी जी, इंदु जी, मुझे ऐसे लगता है कि अब हम धीरे धीरे इंडियन होते जा रहे हैं। हमारे कुछ पुरानी संस्कृति है जो, जिसे मैं कहूंगा कि हमारी जो भारतवर्ष की संस्कृति थी, उसमें कुछ है जो हम छोड़ रहे हैं और नए आधुनिक चीजों को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, और हम भारतीय से इंडियन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल तो सच। मेरा कुछ इसमें कुछ लाइनें हैं जो मुझे लगती हैं कि हम इंडियंस को वो भारतीयता में लेनी चाहिए। जी। वो भी क्या दिन थे, वो भी तो एक दिन था, वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे। वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे। भारत माँ की इस मिट्टी के आनंद में रहते थे। वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे। वहां की कुछ संस्कृति, जैसे अम्मा, अम्मा मतलब मदर, माँ। अम्मा का पहला खाना गाय के नाम पे जाता,
और बचे हुए खाने से टॉमी भी खुश हो जाता, मंजू भी अपने समय से घर पे आ जाती थी, खाने से अपना हिस्सा वो कह कर ले जाती थी, दरवाजे के बाहर पशु बांधे जाते थे, घर के किसी कोने में दाने डाले जाते थे, हम बच्चे ये सब करके मौज में रहते थे, वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे, वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे। आज के बच्चे मेजरली मोबाइल पे और टीवी पे ही रहते हैं जी। वो आउटडोर गेम्स को कम प्रेफर करते हैं, और वो मिट्टी का, गाय का और जो घर का, गांव का एक्चुअल नेचर है वो हम धीरे धीरे मिस कर रहे हैं। तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा लाने की कोशिश करता हूँ कि वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं उनको जब से मिल गए आधुनिक साधन, एक साधारण सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, राजा रानी की कहानी या जिन्न का जादू टोना, अम्मा की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, इस पसो पेश में रहते थे, वो भी क्या दिन थे जब हम भारतवर्ष में रहते थे, घर के सभी दरवाजे दिन में खुले रहते थे। आजकल के हम जब टावर्स में रहने लगे हैं जहां हम जानते भी नहीं कि हमारा पड़ोसी कौन है और हमारे ग्राउंड फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, और वो तब के कल्चर में जब घर के सभी दरवाजे दिन में खुले रहते थे, मोबाइल नहीं था लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे, भारतवर्ष में हम सबके माना घर कच्चे थे। यह सत्य है कि उस समय हमारे पास इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, हम बहुत गरीबी में रहते थे, और ये सत्य है, माना हम सबके घर उस वक्त कच्चे थे, घर कच्चे तो थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे, संत और साधु की बाणी, संत और साधु की वाणी सत्संग में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम भारतवर्ष में रहते थे, वो भी तो एक दिन था जब हम भारतवर्ष में रहते थे। धन्यवाद इंदु जी। बहुत सुंदर है, बहुत ही बहाव विभोर हो गए हम लोग, मंत्रमुग्ध हो गए। अंकितेश जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और मैं वही सोचने की कोशिश कर रही थी बार बार कि आपने जो ये पंक्तियां कही हैं ये सारी, अगर हम उसी भारतवर्ष में वापस से रहने लग जाएं, उसी भारतवर्ष को हम वापस से जीने लग जाएं तो क्या हो। तो आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं हमारी खुशियों के लिए? खुशियों को, हमारी खुशियों को मैं मोहब्बत से जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मोहब्बत भगवान या ईश्वर या अल्लाह या सारे मजहब के ईश्वरों का एक ऐसा पावरफुल गिफ्ट है जो उसने हमें दिया है, और इससे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसके अंदर वो शक्ति है जो हम सोच भी नहीं सकते। अदरवाइज आज से सैकड़ों साल पहले कई कवियों ने इसकी बहुत सारी महिमाएं गा चुके हैं, और किसी कवि ने अच्छा कहा है कि धरती को अंबर से जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, कि धरती को अंबर से जोड़े
उसका नाम मोहब्बत है। बहता झरना वापस मुड़े, उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक तो, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मुड़े, उसका नाम मोहब्बत है। बहता दरिया वापस मुड़े, उसका नाम मोहब्बत है। और इसके कंटिन्यूएशन में मैं 4 लाइन के साथ अपनी बातें खत्म करना की चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा कि कोई भोला है इतना, कोई भोला है इतना कि मैं कविताएं भूल आया हूं। कोई भोला है इतना कि मैं कविताएं भूल आया हूं। किसी के इश्क में मैं तराने भूल आया हूं। कोई भोला है इतना कि मैं कविताएं भूल आया हूं। किसी के इश्क में मैं तराने भूल आया हूं। मेरी अब उम्मीद मत करना है दुनिया वालों, मेरी मत उम्मीद अब करना है दुनिया वालों। मैं एक मधु की आंखों में, मधु मतलब एक शराब, मैं एक मधु की आंखों में मोहब्बत भूल आया हूँ। मोहब्बत भूल आया हूँ। बहुत ही सुंदर है। बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर वक्त का ख्याल ना होता तो शायद हम 24 घंटे भी इस माहौल को बनाए रखते। क्यों विनीत सर? बिल्कुल 100%। और वो जो हम बोलते हैं ना मंत्रमुग्ध, वो वाली स्थिति थी आज। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको गिरिजेश जी। और हमारी प्रिय डॉक्टर साहिब जो हैं, वो डॉक्टर चेतना, अभी जब जीवन की बात चल रही है, भारतवर्ष की बात चल रही है, प्रेम की बात चल रही है, तो क्यों ना आपके मुंह से भी एक अच्छी जीवन के प्रत्येक पल और प्रत्येक क्षण को लेकर के हम भी एक कविता आपकी तरफ से सुने। बिल्कुल, धन्यवाद सभी का, नमस्कार। और गिरीश जी ने तो मुझे इतना इमोशनल कर दिया है कि हम अपनी कविता से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन हाँ, मेरे भी कुछ एहसास इसी तरह के हैं, थोड़े से ज्यादा सटल हैं। बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मैं कर नहीं पाती हूँ, और बड़े सिंपल से शब्द में हमने शायद बहुत पहले ये कविता लिखी हुई है। और जब आज मैं पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो मेरे उस समय के एहसास हैं, इसलिए हम उनकी कीमत जानते हैं। तो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। गिरिजेश जी धन्यवाद, आपने हमें बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया है। बहुत सारे इमोशन से आपने मुझे गुजारा है। मेरी बहुत सारी जिंदगी हिंदुस्तान में नहीं बीती है, लेकिन जो जिंदगी मेरी हिंदुस्तान में बीती है वो हमारी नानी के साथ का मुझे सबसे ज्यादा याद है। और जब हम लोग उनके यहाँ गांव में जाते थे, तो वो मेरे सबसे प्रेशियस समय है जो कि हमने अपनी नानी के साथ वहां गुजारे हैं। और आज शायद उन्हीं बहुत सारी फीलिंग्स मेरी आपने उभार दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड हियर। और इको फ्रेंडली होना तो शायद हम सबको अब सीख लेना पड़ेगा। और आप जिन कच्चे घरों की बात कर रहे हैं, उनमें रहना हमें फिर से सीख लेना चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है, मुझे गांव के वो लालटेन में कुकिंग करना, हमने अपनी नानी के साथ उन चूल्हों पे भी खाना बनाया है, इसलिए यू हैव मेड मी मैक्सिमम इमोशनल टुडे। थैंक यू सो मच। शीर्षक है हमारी कविता का जीवन पल। एक एहसास जो कुछ यूं ही, एक एहसास जो कुछ यूं ही कहीं खो सा गया है। एक एहसास जो कुछ यूं ही कहीं खो सा गया है। टटोलते हुए हम बस बिखरता हुआ एक और एहसास। एक एहसास जो कुछ यूं ही कहीं खो सा गया है। टटोलते हुए हम बस बिखरता हुआ एक और एहसास। वक्त की छोटी सी बूंद और बस कुछ यूं ही खोता जा रहा हर पल। वक्त की एक छोटी सी बूंद
और बस कुछ यूं ही खोता जा रहा हर पल, जीवन के वो पल, जीवन के वो पल, बोझिल से होते वो एहसास, जीवन के वो पल, बोझिल से होते वो एहसास, फिर एक प्यारा सा सपना, जीवन के वो पल, बोझिल से होते वो एहसास, फिर एक प्यारा सा सपना और रोशनी की एक किरण, फिर एक प्यारा सा सपना और रोशनी की एक किरण, जीवन को समेट लेने की कोशिश ये तो है ना, फिर से एक प्यारा सा सपना और रोशनी की एक किरण, जीवन को समेट लेने की कोशिश ये तो है ना। धन्यवाद। बहुत ही ये हमने सुंदर बहुत आपने सालों लिखा पहले है। लिखी थी। नहीं वो बहुत सालों पहले लिखी है जी। उन एहसासों धन्यवाद। के बारे में समझ आ रहा है, और उन एहसासों के पीछे जो खामोशी छुपी है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो मैं चेतना जी आपसे एक और जी, चीज पूछना धन्यवाद। चाहूंगी जी कि जी। खामोशी के पीछे जब कोई दुख है, कोई व्यथा है, उसको आपकी कुछ पंक्तियों में अगर हम सुने तो और भी अच्छा होगा। जी, एक और कुछ एहसास शायद उसी वक्त के होंगे, 10 साल पहले लिखी हैं हमने ये कविताएं, और तो एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है हमारे उन एहसासों का। हम हमेशा सोचते हैं कि शब्द सारी बातें कह नहीं पाते हैं, खामोशी कुछ ज्यादा कह जाती है, लेकिन उसको समझने के लिए भी कोई होना चाहिए। लेकिन खैर, खामोशी में भी व्यथा, खामोशी अगर व्यथा की जुबान हो जाए, खामोशी अगर व्यथा की जुबान हो जाए तो क्या रह जाएगा उसका अस्तित्व, खामोशी अगर व्यथा की जुबान हो जाए तो क्या रह जाएगा उसका अस्तित्व, अगर किसी को शब्द या स्वर मत दो, अगर किसी को शब्द या स्वर मत दो तो वह हो जाएगा लुप्त विहीन, अगर किसी को शब्द या स्वर मत दो तो वह हो जाएगा लुप्त विहीन, लेकिन क्या उसका एहसास भी यूं ही लुप्त हो जाएगा, अगर किसी को शब्द या स्वर मत दो तो वह हो जाएगा लुप्त विहीन, लेकिन क्या उसका एहसास भी यूं ही लुप्त हो जाएगा। बस। बहुत ही सही आपने शब्दों में हमें निशब्द कर दिया है चेतना जी, सीरियस। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सबकी इतनी खूबसूरत कृतियां सुनने को मिली। और आप सब, अनिल जी आप कुछ, अनिल जी आप अनम्यूट करेंगे? जी हाँ जी। बस 2 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपने इतनी बखूबी संचालन की और गेरा सर का इतना बड़ा शानदार परफॉर्मेंस उनकी आयोजन का रहा। मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। विनीत जैसा विनम्र नहीं, विनीत जैसा विनम्र नहीं, इंदु जैसा इजहार ख्याल नहीं, वाह वाह। विनीत विनीत जैसा विनम्र नहीं, इंदु जैसा इजहार ख्याल नहीं, कितने बज गए हैं हम इस बात का ख्याल नहीं। क्या बात है, क्या बात या, है। तो बहुत ही अच्छा आपने बोला। और ये जो माहौल मंत्रमुग्ध किया है आप सबके सहयोग से जो हुआ है, और विनीत सर के निर्देशन में जो ये बना है, तो पहले तो मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसको पूर्ण विराम देने से पहले मैं विनीत सर से कुछ कहना चाहूंगी कि आप अपने कुछ विचार हम सबके लिए रखें धन्यवाद रूपी शब्दों में। जी जी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शीतू जी, ब्रिजेश जी, डॉक्टर चेतना, अनिल जी, सबको बहुत बहुत बधाई। और सबने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी, मेरा तो मन कर रहा है कि ये बस लगा के रख लूं और फिर दोबारा से फटाक से सुनता जाऊं सबको। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी, और उम्मीद करता हूं कि जितने दर्शक हमारे बाद में भी इसको यूट्यूब पे देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे उनको भी बहुत पसंद आएगी। और कोशिश हमारी ये जारी रहेगी कि आने वाले कवि सम्मेलन में हम और नए कवियों को आमंत्रित कर सकें, ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके।
और सबसे बड़ा एक धन्यवाद जो मैं देना चाहूंगा वो इंदु जी का। थैंक यू सो मच आज का मंच संचालन संभालने के लिए। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही शानदार तरीके से आपने, और बिल्कुल टाइमली सब कुछ करते हुए बहुत अच्छा मंच संचालन आपने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चेतना थैंक यू सो मच। ब्रिजेश जी आपका ये रूप तो हमें पहली बार देखने को मिला है, बहुत बढ़िया, शानदार, थैंक यू। और थैंक यू विनीत सर। और विनीत सर, मैं पूर्ण विराम देने से पहले हमारी जो विचार हैं और जो हमारी कलम है, उन दोनों का जो संयोग है उसको मैंने आज कुछ 4 पंक्तियों में लिखा है। मैं उसका एक अपने विचारों का और कलम का जो संयोग है उसको मैं बताना चाहूंगी। जी स्वागत है। चीरती आवाजें अंतर मन के द्वंद से, चीरती आवाजें अंतर मन के द्वंद से कागज पर थम जाने को ताक लगाए बैठी हैं। चीरती आवाजें अंतर मन के द्वंद से कागज पर थम जाने को बस ताक लगाए बैठी हैं। निज देह पर छिड़के इत्र से वो श्रृंगार शब्द का संतृप्ति में साज सजाए बैठी हैं। श्रृंगार शब्द का संतृप्ति में बस साज सजाए बैठी हैं। और इन्हीं शब्दों के जरिए मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देने की अनुमति चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी आपने धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद विनीत जी। थैंक यू। चलिए अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले, सभी का थैंक यू सो मच। और आपसे मुलाकात करेंगे अब हमारे कवि सम्मेलन के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। नमस्ते।